इस क्वेश्चन में हमसे पी के बारे में बात किया जा रहा है। पी का कर्व बनाना है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, और अगर आप इसको वेव फंक्शन साई मान रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जे एडवांस के ट्रैप में फंस चुके हो। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ स्फेरिकल शेल ऑफ इन्फिनिटेसिमल थिकनेस, और हमें इसे ही डिकोड करना है कि ये क्या है। आई एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। P is the probability of finding the 1s electron of hydrogen atom in a spherical cell of infinitesimal thickness of dr at a distance r from the nucleus. The volume of this shell is 4 pi r square dr. The quantitative sketch for the dependence of P on r is. अब समझिए, जब हम psi लेते हैं तो psi को बोलते हैं वेव फंक्शन, और ये जो वेव फंक्शन है ना, इस वेव फंक्शन का कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो इसी वेव फंक्शन के फॉर्म में आएगा। एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए तो इसी वेव फंक्शन के फॉर्म में आएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन के कोई और प्रॉपर्टीज़, जैसे मान लो आपको मोमेंटम निकालना है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो फिर इसी वेव फंक्शन का टर्म में आएगा, है ना? लेकिन अगर आपने इसको स्क्वायर कर डाला तो फिर दिस इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी बिलिटी डेंसिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की डेंसिटी, है ना? पर वॉल्यूम एक्चुअली होता है। अब आप समझो कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकलेगा? तो आपने लेनी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज़ साई स्क्वायर, और इनटू मल्टीप्लाई कर देना है एक वॉल्यूम से। वॉल्यूम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, वो वॉल्यूम का एलिमेंट क्या है वो समझो यहाँ, मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो बस, ये एक सर्कल है। सर्कल क्या है? स्फीयर है, और ये एक स्फीयर है। अब इन दोनों स्फीयर में ये वाला स्फीयर का रेडियस r है और ये वाला स्फीयर का रेडियस है r प्लस dr। और हम क्या कर रहे हैं, यही जो हमारा रिंग बन कर रहा है, स्पेरिकल रिंग, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर बोथ, है ना? एंड इसी का वॉल्यूम निकालते हैं। जब इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो वॉल्यूम आ जाता है, मैं यही वॉल्यूम लिखता हूँ, 4 पाई r स्क्वायर एंड dr। और हमने क्या करा है, उसी में साई स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो प्रोबेबिलिटी आएगी। अब कभी-कभी इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लिखते हैं कभी-कभी पीआर से, ऐसा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस इज़ नॉट साई, ये एक्चुअली क्या है? ये है साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर dr। और इसका जो कर्व होता है ना, देखो साई का कर्व ना एक 0 से भी चालू होता है, ओरिजिन से, और एक चालू होता है वाई एक्सिस से, साई का कर्व। लेकिन जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये ऑलवेज़ 0 से ही चालू होता है। ध्यान रखिए इस बात। अब जब 0 से चालू होता है, ये बात एकदम ध्यान रखना, हमेशा काम करता है ये। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमेशा 0 से ही चालू होता है। तो देखो, इस कांसेप्ट के हिसाब से ए और सी दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है? अब बात आ रही है कि ये, फिर एक पॉइंट और बताता हूँ। अब एक बात और है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है ये, किसी भी तरह से सिमेट्रिक नहीं है। तो अब ये वाले जो बी वाली कर्व है ना, ये सिमेट्रिक कर्व है ना? जो बी वाली कर्व है वो सिमेट्रिक है, तो वो नहीं है, आंसर हमारा है डी। अब यही कर्व ना, जो कि हमें 1s के लिए बनाना था, वो ऐसा है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें 2 पार्ट है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि सिमेट्रिक नहीं है? देखो, एक पार्ट अलजेब्रिक होता है और एक पार्ट एक्स्पोनेंशियल होता है। जब आप साई को बड़े गौर से समझोगे ना, और आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि कुछ पार्ट इसमें से एक्स्पोनेंशियल आता है और कुछ ये आर स्क्वायर है यहाँ पर, तो अलजेब्रिक भी है। तो दिस इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
टू फंक्शंस दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड अलजेब्रिक। तो इसीलिए सिमेट्रिक नहीं होता। आप इसे देखो तो ये जो कर्व है ना, ये कर्व अलजेब्रिक में आ जाएगा, ठीक है? कैंसल हुआ, तो हमारा फाइनल आंसर टी है यहाँ पे, है ना स्टूडेंट्स? सो थैंक्स फॉर राइटिंग मोर। मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनल आंसर क्या है। सो फाइनल आंसर इज डी। सो थैंक्स फॉर मोर स्टूडेंट्स, है ना?